आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में। तो इसका डिटेल हम जानेंगे। एचयू क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं, और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट में फिल्टर, हीटिंग और कूलिंग कॉइल, ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर, मिक्सिंग चैम्बर, ब्लोअर जिसको फैन भी बोलते हैं, और इसका कंट्रोलिंग के बारे में, वाइब्रेशन आइसोलेटर। देन इसका साउंड अटेन्यूएटर के बारे में भी हम जानेंगे। साउंड अटेन्यूएटर क्या होता है और इसका यूज क्या है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एचयू का कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट को एक मेटल के फ्रेम के अंदर कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसका, जिसमें सारे जैसे फिल्टर चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर, हमारा कूलिंग कॉइल सेक्शन होता है। द एयर हैंडलर इज नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए फ्रेमिंग सिस्टम with metal infill panels as required to suit the configuration of the component. In the simplest form, the frame may be made from metal channel or section with single skin metal infill panel. Next, the metal work is normally galvanized for long term protection. So इसमें galvanized शीट का यूज किया जाता है। galvanized हम उसको बोलते हैं जिसपे MSC होता है। फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड स्टील का कोई आयरन है, उस पर हम गैल्वनाइज जिंक का कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि कोरोजन नहीं होता है उसमें। और इसमें अलग अलग तरह का मटेरियल भी यूज करते हैं वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन के लिए। सो लार्जर एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है वो नॉर्मली स्क्वायर सेक्शन स्टील फ्रेमिंग सिस्टम होता है। डबल स्किन होता है, डबल स्किन और विथ इंसुलेटेड पैनल्स होते हैं उसमें, ताकि हीट ट्रांसफर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एचयू को अगर रूफ पे रखते हैं तो सेम टाइम में एचयू के अंदर जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है 45-50 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होता है 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो हीट गेन और हीट लॉस ना हो, इसके लिए हम उसको डबल स्किन और इंसुलेटेड पैनल के साथ बनाते हैं। और जो बड़े बड़े जो एचयू होते हैं वो कई मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट अगर सीएफएम का बहुत ज़्यादा है तो एचयू का साइज बढ़ जाएगा। और एचयू का जो सक्शन और डिस्चार्ज होता है, मतलब सप्लाई एयर और रिटर्न एयर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं ताकि एयर को बैलेंस कर सके। सो एक आपको ये एचयू दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, ये सप्लाई हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये डैम्पर लगा हुआ है इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये हमारा आउटसाइड एयर हो गया, बाहर से एयर आया, ये फिल्टर से होके इस चैम्बर में, और यहाँ से सप्लाई हो गया रूम में। और यहाँ से जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड एयर जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। जितना एयर हम एग्जॉस्ट करते हैं उतना एयर हम आउटसाइड से लेते हैं। ये हमारा कॉइल हो गया। जैसे ये हीट एक्सचेंजर आपको दिख रहा है। इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। अब एयर हैंडलिंग यूनिट के टाइप्स के बारे में जानते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट्स कितने तरह के होते हैं। सो एयर हैंडलिंग यूनिट का क्लासिफिकेशन हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड पे कर सकते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग किस टाइप का एयर हैंडलिंग यूनिट होगा उसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एप्लीकेशन, अब जो आप एयर हैंडलिंग यूनिट बना रहे हो उसका यूज क्या है, आप उसका इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं। सो ये एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन वेयर यू वांट टू यूज द एचयू।
जैसे आप हॉस्पिटल के लिए अगर एचयू बना रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटल में क्या होता है कि 100% हम फ्रेश एयर लेते हैं, रिटर्न नहीं लेते हैं। रिटर्न एयर को हम लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो एयर फ्लो कंट्रोल। अब जो एयर का कंट्रोलिंग करना है एयर को, वो कैसे करना है, वीएबी के थ्रू करना है और सीएबी के थ्रू करना है। सीएबी का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। जैसे डैम्पर वगैरह कुछ नहीं लगाना है ग्रिल में, तो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे एयर लॉस होता है बहुत सारा, पावर कंजप्शन, बिल भी आते हैं बहुत, इलेक्ट्रिसिटी, तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो हमें देखना पड़ता है क्योंकि सिलेक्शन के टाइम में। अब ये भी क्या होता है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। वेरिएबल एयर वॉल्यूम एक मैकेनिकली इक्विपमेंट है जिससे हम एयर क्वांटिटी को, सीएफएम को कंट्रोल करते हैं एज पर सीएफएम रिक्वायरमेंट। तो सीएबी और बीएबी का डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोन कंट्रोलिंग, अब फिर इसको देखना होता है कि जोन कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हो आप एक पूरे वर्क स्टेशन के लिए 1 एचयू लगा रहे हो और पूरे वर्क स्टेशन के लिए 2 एचयू लगा रहे हो। यही हो गया सिंगल जोन और मल्टी जोन, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है एचयू के सिलेक्शन में। थर्ड है हमारा फैन लोकेशन, ब्लो थ्रो फैन और ड्रॉ थ्रो फैन। तो फैन का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बैकवर्ड का कर्व, फॉरवर्ड कर्व फैंस होते हैं, तो इनका ये फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है एचयू के सिलेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ आउटलेट एयर फ्लो, फ्रंट अप और डाउन। सो एक्चुअली एचयू का जो डिजाइनिंग होता है वो कस्टमाइज होता है, वो एज पर रिक्वायरमेंट आप मैन्युफैक्चरर को बोल के आप बनवा सकते हैं एचयू को। आपको टॉप डिस्चार्ज चाहिए, साइड डिस्चार्ज चाहिए, डाउन डिस्चार्ज चाहिए, जैसा चाहें वैसा एचयू बनवा सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेज मॉडल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूफ पे स्पेस नहीं है, या फिर हम बाहर बिल्डिंग के बाहर हम प्लेटफॉर्म बना के नहीं रख सकते एचयू, उस केस में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एचयू बनवा लेते हैं जो फ्लोर माउंटेड होते हैं। So, but the first method is very useful in HPH market. In fact, most of the company advertise their product by air handling unit application. So, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, मैं तो नाम नहीं रखूँगा किसी भी कंपनी का, बट वो एप्लीकेशन बेस्ड एचयू बनाते हैं। जैसे नॉर्मल एचयू चाहिए, हाइजेनिक एचयू चाहिए, सीलिंग माउंटेड चाहिए, सारे एचयू का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं हमें नॉर्मल एचयू चाहिए, तो वो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एचयू बना के दे देगा। जो उसका फेस वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ, हाइट, विड्थ, सारा सेलेक्ट करके आपको दे देगा वो। आपको बस सीएफएम देना है। आप उसको सीएफएम देंगे कि मुझे इतने सीएफएम का एचयू चाहिए, वो आपको एचयू दे देगा बना के। कंपोनेंट के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एचयू के अंदर। एचयू के अंदर डिफरेंट टाइप मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, जिनका हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन सा कंपोनेंट कैसे वर्क करता है। द मेजर टाइप ऑफ कंपोनेंट डिस्क्राइब हियर इन अप्रोक्सीमेट ऑर्डर फ्रॉम द रिटर्न डक्ट इनपुट टू द एचयू थ्रू द यूनिट टू सप्लाई डक्ट। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, रोल होता है, फिल्टर्स का होता है। फिल्टर क्या करता है, आपको जैसे हम आउटसाइड एयर ले रहे हैं या फिर जो रिटर्न एयर आपके रूम से आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है बढ़ा हुआ, या फिर जो आप बाहर से एयर ले रहे हैं उसमें डस्ट हो सकते हैं। तो फिल्टर्स का ये काम होता है कि जो भी डस्ट है, डर्ट है, जो भी एक्सेस मटेरियल है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करता है एयर से, और क्लीन डस्ट फ्री जो एयर होता है वो हमें सप्लाई करता है रूम में थ्रू डक्ट। सो एयर फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लीन डस्ट फ्री एयर टू द बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स। जो भी बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी है, हम और आप, हमें क्लीन डस्ट फ्री एयर प्रोवाइड कराता है। इट में भी वाया सिंपल लो MERV फिल्टर। MERV फिल्टर जो होता है वो
मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू है। HEPA फिल्टर भी होता है जो 99.9% माइक्रोन छोटे पार्टिकल्स को भी वो फिल्टर कर लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, गैस फेज एंड अल्ट्रा वायलेट एयर ट्रीटमेंट्स। एयर ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बहुत सारे कीटाणु वगैरह एयर में होते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट से उसको मारा जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, क्लीन किया जाता है एयर को। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन इज टिपिकली प्लेस्ड फर्स्ट इन HU इन ऑर्डर टू कीप ऑल द डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट क्लीन। तो जो भी हमारा डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट्स है, जैसे कूलिंग कॉइल हो गया, हीटिंग कॉइल हो गया, डैम्पर्स हो गया, डक्ट हो गया, ओवरऑल देखा जाए तो हम खुद डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ फिल्टरेशन रिक्वायर्ड, अब हमें किस ग्रेड का फिल्टरेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स को यूज करते हैं। टिपिकली फिल्टर विल बी अरेंज इन 2 और मोर सक्सेसिव बैंक्स। अब फिल्टर को जो साइड बाय साइड उनका अरेंजमेंट होता है, कौन सा फिल्टर कैसे लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे। और जो फिल्टर का जो पैनल होता है वो चीपर होता है और रिप्लेसेबल होता है और इजी टू मेंटेन होता है, जिसको हम मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं। MERV का फुल फॉर्म मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू होता है और HEPA फिल्टर का फुल फॉर्म होता है HEPA स्टैंड्स फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। HEPA filter is a type of mechanical air filter. It works by forcing air through a fine mesh that trap harmful particles such as pollen, peat, dander, dust mites and tobacco smoke वगैरह को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है HEPA filter. You can find HEPA filter in most air purifiers. एयर प्योरीफायर का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें डस्ट फ्री, स्मोक फ्री, क्लीन एयर मिले, इसलिए उसमें HEPA फिल्टर का यूज होता है नॉर्मली। सो ये एक HU का अरेंजमेंट दिखा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से रिटर्न एयर आ रहा है, फिर ये प्री फिल्टर लगा हुआ है, फिर हम बैक फिल्टर लगाते हैं, फिर ये कूलिंग कॉइल होता है, फिर हीटिंग कॉइल सेक्शन होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग चैम्बर, फिर फैन सेक्शन होता है, उसके बाद फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे, उसके बाद सप्लाई एयर यहाँ से रूम में चला जाता है। यहाँ रिमूवल फिल्टर है, जैसे एक बैग फिल्टर को बाहर निकाल रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे सेक्शन होते हैं HU के अंदर। बड़े बड़े HU में आप खुद घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो फिल्टर को निकाल के वीकली मंथली इसका हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं पॉल्यूटेड एयर, अब जो भी हमारा आउटसाइड एयर है वो काफ़ी पॉल्यूटेड होता है। तो जैसे मैंने बताया था फिल्टर का अलग अलग अरेंजमेंट होता है कि आप किस ग्रेड के लिए, किस ग्रेड का आपको फिल्टरेटेड एयर चाहिए। तो सबसे पहला होता है कार्बन फिल्टर होता है, जो भी कार्बन रिलेटेड स्मोक होता है, कार्बन रिलेटेड जो भी पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन HEPA फिल्टर आ गया। HEPA फिल्टर के बाद ये जर्मन फैन टेक्नोलॉजी है। फिर ये डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर से हमें क्लीन एयर मिलता है रूम्स में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हीटिंग और कूलिंग कॉइल एलिमेंट्स, जिसको हम हीटिंग और कूलिंग, जिसको कॉइल सेक्शन भी बोलते हैं। और सारे HU में हीटिंग और कूलिंग कॉइल होता है। और हीटिंग और कूलिंग कॉइल का यूज हम इसलिए करते हैं सप्लाई एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, एप्लीकेशन, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी ह्यूमिड एयर होता है बाहर उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है। वाटर वेपर होने की वजह से जब वो एयर कूलिंग कॉइल के पास से गुजरता है तो वेपर ठंडा होके लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसलिए हीट एक्सचेंजर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इंटरचेंज कर लेता है, पावर कंजप्शन कम होने लगता है, जिससे HU कम वर्क करता है। और कॉइल्स का अरेंजमेंट भी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें देखते हैं
डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर इंक्लूड दोज फॉर गैस फायर्ड फ्यूल बर्निंग हीटर्स और रेफ्रिजरेशन evaporator placed directly in the air stream. Electric resistance heaters and heat pump can be used as well. Evaporative cooling is possible in dry climate. तो इसको ड्राई क्लाइमेट में यूज किया जाता है। और इनडायरेक्ट कॉइल जो होता है उसमें हॉट वाटर और स्टीम की हीटिंग के लिए यूज होता है, और चिल्ड वाटर और ग्लाइकोल फॉर कूलिंग। जैसे चिल्ड वाटर सिस्टम में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। कॉइल्स आर टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉपर्स। जो भी कॉइल होता है एचयू के अंदर कूलिंग कॉइल सेक्शन में वो कॉपर ट्यूब्स होते हैं, और जो फिन्स होता है वो एल्युमिनियम का होता है। फिन्स क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। सो एल्युमिनियम फिन्स लगे होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। और फिर उसमें ड्रेन पैन भी लगा होता है, जो भी ह्यूमिड एयर होता है, ह्यूमिड एयर से वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो ड्रेनेज में बदल जाता है वो वाटर, फिर उसको हम ड्रेन कर देते हैं। हॉट वाटर और स्टीम इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बॉयलर। बॉयलर में हॉट वाटर प्रोवाइड करते हैं, और चिल वाटर सिस्टम चिलर के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हमको डिह्यूमिडिफिकेशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल इज एम्प्लॉयड ओवर कूल सो दैट द ड्यू पॉइंट इज रीच्ड एंड कंडेंसेशन ऑकर्स। एक्चुअली जो हीटर कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल डिह्यूमिडिफिकेशन का ही काम करता है, ह्यूमिडिटी को कम कर देता है। दिस प्रोसेस हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द सप्लाई एयर। सो एयर में जो भी वेपर होता है उसको रिड्यूस कर देता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे आउटडोर एयर रिटर्न एयर आ रहा है, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हो रहा है, फिर एयर फिल्टर लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, यहाँ ड्रेन पैन है, कंडेंसेट ड्रेन पाइप। जो भी कूलिंग कॉइल से मॉइस्चर बन के जो लिक्विड आ रहा है वो यहाँ से ड्रेन हो जाता है। फिर फैन लगा हुआ है, सप्लाई एयर है। ह्यूमिडिफायर जैसे कोल्डर क्लाइमेट हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे हीटिंग चलता है। हीटिंग की वजह से क्या होता है कि एयर ड्राई हो जाता है, और एयर ड्राई होने की वजह से अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, ह्यूमिडिफायर क्या का काम ये है कि वाटर वेपर को ऐड कर देता है एनवायरनमेंट में। इससे जो एयर ड्राई हो गया है वो एयर वेट हो जाता है, एयर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है ह्यूमिडिफायर। देयर आर सेवरल टाइप्स। सेंट्रल ह्यूमिडिफायर आर बिल्ट इनटू होम हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ह्यूमिडिफायर ऑलरेडी होता है जो होम्स के स्प्लिट विंडो एयर कंडीशनिंग जो होते हैं आर डिजाइन टू ह्यूमिडिफाई द होल हाउस, मतलब जिस रूम में आप लगा रहे हैं। फिर मिक्सिंग चैम्बर होता है, जैसा कि हम लोग देखे थे मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, जो आउटसाइड एयर आता है, रिटर्न एयर आता है, वहाँ उसको मिक्स कर देता है। In order to maintain indoor air quality, air handler commonly have provision to allow the introduction of outside air into air quality को अच्छा बनाने के लिए हम फ्रेश एयर लेते हैं। और फ्रेश एयर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए हम आउटसाइड एयर को डायरेक्टली हम रूम में सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स करते हैं, उसको कूल करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आउटसाइड एयर आया, रिटर्न एयर आया रूम से, इस मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हुआ। मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होने के बाद आउटसाइड एयर के लिए भी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, फिर बैग फिल्टर लग गया यहाँ। अब आउटडोर और रिटर्न दोनों एयर मिक्स होने के बाद वो एयर इस फिल्टर से होके जाएगा। इस फिल्टर से होके जाने के बाद अगर आपका समर है तो कूलिंग कॉइल चालू रहेगा, अगर विंटर है तो हीटिंग कॉइल चलेगा। तो इन कॉइल्स से होके जाता है इस ब्लोअर फैन से। फैन क्या करता है, यहाँ से एयर फेंकता है, एयर वो फिर रूम में जाता है।
जैसा कि यहाँ आप टॉप व्यू में देख सकते हैं, आउटसाइड एयर, रिटर्न एयर, 1 2 3, प्री फिल्टर, मीडियम फिल्टर, देन कॉइल सेक्शन हो गया, फिर ये हमारा फैन सेक्शन हो गया, सप्लाई एयर हो गया। ब्लोअर और फैन का काम क्या होता है? एयर हैंडलर टिपिकली एम्प्लॉय ए लार्ज स्पाइरल केज ब्लोअर ड्राइवन बाय एसी इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर। सो इंडक्शन मोटर्स होते हैं टू मूव द एयर। द ब्लोअर में ऑपरेट एट सिंगल स्पीड, ऑफर ए वैरायटी ऑफ सेट्स ऑफ स्पीड और ड्राइवन बाय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बीएफटी के थ्रू भी हम मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करते हैं एज पर सीएफएम रिक्वायरमेंट। अगर सीएफएम रिक्वायरमेंट कम है तो बीएफडी एक सिग्नल देता है मोटर को, मोटर अपना स्पीड को, आरपीएम को कम कर लेता है। फ्लो रेट में आल्सो भी कंट्रोल बाय इनलेट वाल्व्स, आउटलेट डैम्पर। डैम्पर वगैरह से भी हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं, बीएबी से भी करते हैं। मल्टीपल ब्लोअर में भी प्रेजेंट इन लार्ज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एचओ एंड बिगिनिंग ऑफ द सप्लाई डक्टवर्क। बिगिनिंग ऑफ द सप्लाई डक्टवर्क, यहाँ से डक्ट लगाएंगे, ये फैन हो गया, यहाँ से सप्लाई करेगा कोल्ड एयर, वो रूम में जाएगा। दे आर ऑफन फैन एज रिटर्न एयर डक्ट, और एचओ बहुत बड़ा है, अगर रिटर्न एरिया ज़्यादा है तो रिटर्न एयर फैन भी होता है खींचने के लिए एयर को। पुशिंग द एयर, रिटर्न फैंस फॉर पुशिंग द एयर इनटू द एचओ। अब कंट्रोलिंग, अब एचयू तो लगा दिए, चला दिया, लेकिन उसका कंट्रोलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कंट्रोल करना है, उसके फ्लो रेट को कैसे कंट्रोल करना है, सप्लाई या टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, जो मिक्स एयर हो रहा है उसमें एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है, ह्यूमिडिटी लेवल को कैसे मेंटेन रखना है, एयर क्वालिटी को कैसे अच्छा बनाना है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका कंट्रोलिंग हम करते हैं। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस के थ्रू यूजिंग बैकनेट और लोअर। तो हमारा एक बीएमएस का रूम होता है, वहाँ पे बहुत सारे सेंसर वगैरह से हम लोग इनपुट लेते हैं डीसीपी पैनल से। फॉर एग्जांपल कॉमन कंट्रोल कंपोनेंट्स इंक्लूड द टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, एक्चुएटर, मोटर, कंट्रोलर। ये सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं एचयू में, रूम्स में। ये सिग्नल देते हैं बैकनेट को, फिर यहाँ से फिर ये आउटपुट देता है, फिर ये मोटर को सिग्नल जाएगा, या फिर जहाँ भी सिग्नल जाना वहाँ जाएगा, फिर ऐसे कंट्रोलिंग होता है। वाइब्रेशन आइसोलेटर का मेन वर्क है कि जो भी हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में मूवेबल पार्ट होता है, जैसे मोटर हो गया। अब मोटर के चलने की वजह से मशीन में वाइब्रेशन होता है। अब वो वाइब्रेशन हमारा मशीन से डक्ट में, मशीन से या फिर किसी और चीज़ में ट्रांसफर ना हो, उस ट्रांसफर को रोकने के लिए भी हम वाइब्रेशन आइसोलेटर लगा देते हैं। कैनवास कनेक्शन, कपड़े का कनेक्शन होता है डक्ट और मशीन के बीच में, रबर का कैनवास कनेक्शन होता है। ये तो डक्ट और मशीन का हो गया, बट मशीन के चलने की वजह से फ्लोर पे रखे हैं तो वाइब्रेशन आएगा फ्लोर पे। सो फ्लोर पे भी वाइब्रेशन आइसोलेटर लगाते हैं। वो रबर पैड होता है, नियोप्रीन पैड जो होता है वो हम लगा देते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वाइब्रेशन आइसोलेटर, ये नियोप्रीन पैड होता है, इसी टाइप का पैड होता है रबर पैड, वो लगा देते हैं। वाइब्रेशन आइसोलेटर प्रोडक्ट हैव बीन यूज्ड टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन फ्रॉम मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑनटू ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट, आइसोलेट एंड सस्पेंड मैकेनिकल इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फॉर डैमेज ड्यूरिंग सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंप के समय भी। अब नेक्स्ट है साउंड एटेन्यूएटर। साउंड एटेन्यूएटर का क्या काम है? साउंड एटेन्यूएटर और डक्ट साइलेंसर, इसको डक्ट साइलेंसर भी बोलते हैं। साउंड ट्रैप होता है, साउंड को ट्रैप कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। मफलर भी बोलते हैं इसको। इज नॉइज कंट्रोल, acoustical treatment of heating, ventilating and air conditioning ductwork designed to reduce transmission of noise through the ductwork either from equipment into the occupied space in the building or between occupied spaces। तो मशीन के फ्रंट पे हम लगा देते हैं, जैसे सप्लाई कर रहा है तो जो भी नॉइज होगा मोटर के चलने की वजह से उस नॉइज को ऑब्जर्व कर लेता है साउंड एटेन्यूएटर। इसका फंक्शन यही है। साउंड एटेन्यूएटर, जैसे यहाँ से कोई इनकमिंग साउंड आ रहा है, बहुत हाई डेसिबल है इसका, तो इस साउंड को वो इस एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें फाइबर ग्लास वगैरह भी लगा होता है जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आउटगोइंग हमारा साउंड जो मिल रहा है वो लेस डेसिबल का मिल रहा है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ।